एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो हमने हायर ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना शुरू किया था, जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होते हैं, D3, D4 ऐसे हायर ऑर्डर होते हैं। उन्हें कैसे सोल्व करते हैं वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। देखो, जब हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आता है ना, वहां पे सिर्फ सोल्व लिखा होता है। सबसे पहला काम हमारा रिकॉग्नाइज करना ही होता है ये क्वेश्चन कहां से आया है, हायर ऑर्डर वाला है, फर्स्ट ऑर्डर वाला है, सेपरेबल से होगा, एग्जैक्ट का क्वेश्चन है। ये रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हर चैप्टर में हम ये चीज डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, कैसे पता लगेगा? जहां पे हायर ऑर्डर होगा, D2 लिखा है, यहाँ पे D1 है, D3 भी हो सकता है, D4 भी, ये D2, D3, D4 ऐसे डेरिवेटिव्स, इस ऑर्डर के डेरिवेटिव्स आपको मिलेंगे क्वेश्चंस में। आप समझ जाओगे यहां से क्वेश्चन आया। इनके साथ कोफिशिएंट कभी भी XY ऐसे कुछ नहीं होंगे, 3, 2 ऐसे नंबर होंगे। तो ये कौन से क्वेश्चन है? ये हमारे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाले हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। कैसे पता लगता है कि कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होंगे, हायर ऑर्डर होंगे? कल जो हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन, उसके राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 था। तो अगर राइट हैंड साइड में 0 हो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं कल कर चुके हैं। आज करेंगे अगर राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल है। राइट हैंड साइड में क्या है? एक्सपोनेंशियल। हम साइन कोस वाले क्वेश्चन भी करेंगे कि अगर राइट हैंड साइड में साइन कोस है, एक्स है। आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, जैसे हमारे कंसेप्ट खत्म होंगे चैप्टर कंप्लीट। सारे चैप्टर में यही कर रहे हैं। पहले जीरो केस वाले कैसे सोल्व करते हैं वो सीख लिए, आज एक्सपोनेंशियल वाले, कल साइन कोस वाले। बस ऐसे एक एक करके सीखते जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना, नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ। एक्सपोनेंशियल वाले के 2 क्वेश्चंस हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मेरे साथ करने बहुत जरूरी है। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। तो ये मेरे साथ करना क्वेश्चंस, हर एक चीज, क्या केसेस होते हैं, ये 2 क्वेश्चन कर लिए, आप एग्जाम में एक्सपोनेंशियल का कोई भी क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ध्यान से देखो, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे समझ आ गया, इसमें हायर ऑर्डर है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट वाले से आया है क्वेश्चन, है ना। हायर ऑर्डर है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है, ये कांस्टेंट वाले चैप्टर से आया है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सुपर इजी, मेरे साथ साथ करना बहुत इजी लगेगा। देखो क्या लिखा है, पहले हम नोट कर लेते हैं। d2y/dx² - 3dy/dx + 2y = e⁻⁵x। ठीक है, सबसे पहला स्टेप सेम कि d2 वाले को कैपिटल D² डालेंगे, D2 वाले को कैपिटल D², d/dx को दैट इज d डालेंगे +2। पहला स्टेप सेम रहने वाला है, D2 वाले को D², D वाले को सिंपल D। इन सब में y था, बाहर कांस्टेंट, सॉरी बाहर कॉमन। फर्स्ट स्टेप सेम जो कल किया था। अगर आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन मिल जाए, आपको पता है ये चीज हमने कल डिस्कस कर ली थी, d2y/dx² को d², dy/dx को दैट इज क्या करेंगे dy। अगर हमारे पास d2 है तो कैपिटल D² आ जाता है। इसके साथ ही वाला y आना था, लेकिन मैंने बाहर कॉमन लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, ऑक्सिलरी इक्वेशन। चाहे राइट हैंड साइड पे 0 हो, चाहे राइट हैंड साइड पे 0 ना हो, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला काम करना ही है। जो हमने कल किया ना, कल की क्लास में, वो हर क्वेश्चन में काम होगा। हर क्वेश्चन में ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलेगी। पहले ऐसे नोट किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलती है? जो ये d वाला है उसको =0 करो, उसको = क्या करो? 0। ये हर क्वेश्चन में होगा। अगर चाहे =0 है, चाहे =0 नहीं है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हर क्वेश्चन में निकलेगी। इस d वालों को =0 करना हर क्वेश्चन में जो इस चैप्टर से आया है। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 2, प्लस करके क्या आना चाहिए 3। ऐसे 2 नंबर मल्टीप्लाई करके 2, 2 1 = 2, प्लस करके 3, दैट विल बी 2 1 = 2 एंड 2 + 1 3। ऐसे 2 नंबर 2 और 1 है, तो d² - 2d + 1d + 2 = 0।
ये अंदर ले जाओ, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 1d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से d कॉमन लो, d माइनस 2, ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, जब भी हम स्प्लिटिंग करते हैं ब्रैकेट सेम, माइनस 1 कॉमन, d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ d माइनस 2 है, यहाँ भी d माइनस 2 ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा d और यहाँ से साइन चेंज हो जाता है, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस बन गया, ये d माइनस 2 बाहर, ये d माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, d इज इक्वल्स टू 2,1। अभी कल वाला ही काम कर रहे हैं जो हमने सीखा है, ऑक्सिलरी इक्वेशन सोल्व करना, d की वैल्यूज निकालना, हम हर क्वेश्चन में करेंगे, चाहे यहाँ 0 है चाहे नहीं है, चाहे नहीं भी 0 ना तो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम इस वाली चीज को इज इक्वल्स टू 0 करके सोल्व करते हैं हमेशा। अब डी की वैल्यूज मिल गई, सोल्यूशन लिखे, सोल्यूशन क्या आएगा देखो, ये अलग अलग है, c1 e रेस टू पावर 2x, c2 e रेस टू पावर 1x, 1x लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ x लिख दो, c1 e रेस टू पावर 2x, c2 e रेस टू पावर x। कल हमने ये चीज सीखी थी कि अगर ये डिफरेंट है, c1 e रेस टू पावर पहले वाला आंसर साथ में x, c2 e रेस टू पावर दूसरे वाला आंसर साथ में x। अगर आप पहले यहाँ पे x लिखना चाहते हो तो भी सही है कि मैम पहले 2 वाला नहीं, मुझे ये वाली चीज लिखनी है, तो भी सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। अगर आप पहले x और फिर 2x लिखना चाहते हो वो भी सही है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब नई चीज, पहले हम इसको लिखते थे कि ये मेरा y इज इक्वल्स टू सोल्यूशन आ गया, कल की क्लास में ये किया था, हम क्या लिख देते थे कि y इज इक्वल्स टू दिस, ये तो मेरा सोल्यूशन आ गया, पर अब ऐसा नहीं है, ये इज इक्वल्स टू 0 वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें e रेस टू पावर 5x कुछ और है, तो अभी हम इसको y इज इक्वल्स टू नहीं CF लिखेंगे। क्या लिखेंगे? y इज इक्वल्स टू नहीं CF लिखेंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जब हमारे पास इज इक्वल्स टू 0 ना हो, e रेस टू पावर या कुछ भी राइट हैंड साइड में कुछ भी हो 0 के अलावा, तो जब ऑक्सिलरी इक्वेशन से आंसर आता है वो y इज इक्वल्स टू नहीं होता, वो कंप्लीट आंसर नहीं है, वो उसको सिर्फ क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये पूरा आंसर नहीं है, पूरा आंसर तो अभी इसकी हेल्प से निकलेगा, ये तो ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से आंसर आया है, इसको अभी सिर्फ क्या लिखते हैं, CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो जहां पे राइट हैंड साइड 0 ना हो वहां पे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है। कैसे? इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके। किससे? ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके। ऑक्सिलरी इक्वेशन होती क्या है? इस डी वाले को 0 करके। ऑक्सिलरी इक्वेशन किसे कहते हैं? इस डी वाले को 0 करके। तो जब भी ऐसे राइट हैंड साइड कुछ हो, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसके सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर राइट हैंड साइड में 0 के अलावा कुछ और है और एक कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन है, 2 चीजें निकलती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सुपर इजी है, ध्यान से समझ लो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वही है जो हमने कल की क्लास में सीखा था, इज इक्वल्स टू 0 वाला सॉल्यूशन से जो आंसर आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। देखो मैंने इज इक्वल्स टू इसको 0 करा, एक आंसर आ गया ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना आप सीख लेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना सीखेंगे, सुपर इजी है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है, आप 1 अपॉन, ध्यान से समझना, 1 अपॉन ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, क्या है ये, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है, 1 अपॉन ये d वाली इक्वेशन लिखेंगे और राइट हैंड साइड में जो भी है हम वो लिखते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है, 1 अपॉन जो ये d वाली इक्वेशन है वो लिखते हैं और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है जो हमारा यहाँ एक्सपोनेंशियल या कुछ भी लिखा है, साइन कोस आगे आप देखो कुछ भी लिखा है, यही फॉर्मूला पर्टिकुलर इंटीग्रल का रहता है। 1 अपॉन डी वाली इक्वेशन
और फिर जो हमारा राइट हैंड साइड है वो आएगा। अब यहां से सॉल्विंग करना, ध्यान से समझना, अगर एक्सपोनेंशियल है यहां से हर क्लास में रूल चेंज होगा, यहां तक स्टेप सेम रहेंगे। आगे आप देखोगे साइन हो, कोस हो, कुछ हो, यहां तक स्टेप सेम रहेंगे। हर क्लास में हम यहां से यू टर्न ले रहे होंगे, यहां से स्टेप्स चेंज हो रहे होंगे। अगर एक्सपोनेंशियल हो, आप यहां वैल्यू देखो क्या है 5, आप d की जगह 5 डाल दो। अगर एक्सपोनेंशियल हो तो जो x के साथ है वो यहां डाल दो, 5 का स्क्वायर -3 इंटू 5 प्लस 2 दैट इज e रेज टू पावर 5x, 1/25 minus 15 plus 2 that will be e raised to power 5x, 1/25 minus 15 10, 10 plus 2 12 e raised to power 5x। that's it, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। अगर एक्सपोनेंशियल हो राइट हैंड साइड में तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना बहुत इजी है, 1/d वाली इक्वेशन। जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर यहां लिखा है वो d की जगह डाल दो, मैंने डाल दिया, मेरा ये आंसर बन गया। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, ध्यान से, हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हमेशा होता है, ध्यान से समझना, कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, दैट इज c1 e रेज टू पावर 2x प्लस c2 e रेज टू पावर x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था, जो ऑक्सिलरी को सॉल्व करके आया था, ये वो है, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल वो ये रहा, प्लस 1/12 e रेज टू पावर 5x। कौन सा स्टूडेंट इसको डिफिकल्ट कहेगा, मुझे बताओ जरा, बताना कमेंट सेक्शन में कहां से डिफिकल्ट है। ना इजी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको हर एक के लिए सीखना है कि अगर एक्सपोनेंशियल है तो कैसा बिहेव करेगा। अब घर में गेस्ट आते हैं, आपका बिहेवियर कैसे होता है, नहीं अभी नहीं खाना, जैसे ही गेस्ट गए बाहर, ये मेरा फेवरेट है ये भी खाना है, ये मेरा फेवरेट है ये भी खाना है, आपका बिहेवियर चेंज हुआ ना। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल जो है जब आता है तो कैसे बिहेव करता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, आपको याद रखना है कि जो x के साथ है वो d की जगह पुट हो जाता है और हमारा आंसर बन जाता है। फाइनल सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू cf प्लस pi, ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन से आया था। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सुपर डुपर इजी। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना, ये हैंड रिटन एज इट इज सोल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, बट फिर भी अगर आप खुद साथ साथ क्वेश्चन करोगे क्लास में आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 क्वेश्चन करने हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ध्यान से आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर में कैसे पता लगे, एक तो मुझे D3 दिख रहा है, हायर ऑर्डर है, D3 दिख रहा है, हायर ऑर्डर है, और इसके साथ भी कुछ XY नहीं है, तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है ना, हायर ऑर्डर कांस्टेंट कोफिशिएंट। हमने कल लीनियर भी डिस्कस किया था कि इसके साथ कोई Y मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कोई Y मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसकी कोई पावर्स नहीं है, सब कल डिस्कस किया था। आप मेनली ये ध्यान रखो कि यहाँ पे हायर ऑर्डर है और यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये इस चैप्टर से आया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है। लीनियर भी चेक करना मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आ जाओ, अगर आप सारे पार्ट सीरियल ऑर्डर में देखते हो ना, चैप्टर सुपर इजी लगेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, d3y dx क्यूब प्लस y इज इक्वल्स टू 3 प्लस e रेज टू पावर माइनस x 5 e रेज टू पावर 2x। इसमें 2 नई चीजें हैं सीखने वाली। सबसे पहली चीज, अगर प्लस में ऐसे हो तो कैसे डील करना है। पहले सिंपल एक e रेज टू पावर 5x लिखा था, हमने सीख लिया, लेकिन अगर ऐसे प्लस में चीजें हो तो कैसे काम होगा, एक नई चीज ये सीखनी है। दूसरी क्या नई चीज है इस क्वेश्चन में अभी बताऊंगी। हाँ जी, स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज d3 प्लस 1 y इज इक्वल्स टू 3 प्लस e रेज टू पावर माइनस x 5 e रेज टू पावर 2x। जब मुझे पता लग गया ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है, इस d3 की जगह कैपिटल D आएगा, इस y को तो कॉमन लेना है बाहर, इसकी जगह 1 आएगा, तो d3 प्लस 1 ये y और राइट हैंड साइड सेम। सबसे पहला काम ऑक्सिलरी इक्वेशन, कोई भी क्वेश्चन हो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना। d3 प्लस 1
0 हो जाएगा। d3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। अब d3 इज इक्वल्स टू -1। आप कहोगे मैम क्या आएगा इसका आंसर, d क्यूब इज इक्वल्स टू -1 क्या आएगा आंसर, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। फिर हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल एंड सिंथेटिक डिवीजन। क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल सिंथेटिक डिवीजन, तभी यहाँ काम बनेगा। पुट करेंगे d को 1। मैं इतने आराम से इसलिए बोल रही हूँ ये क्योंकि कल हमने बहुत अच्छे से ये मैथड डिस्कस किए, अभी भी आराम से ही करेंगे, डोंट वरी। पर कल हम एक बार कर चुके, एक बार नहीं 2 बार कर चुके। अब क्या करेंगे, d को क्या डाल के देखेंगे 1, 1 प्लस 1 ये तो 0 नहीं है। d को क्या डाल के देखेंगे -1 डालने पे ये क्या होगा देखो, दैट विल बी, ये 0 बन जाएगा। मतलब d इज इक्वल्स टू -1 एक वैल्यू है, d इज इक्वल्स टू -1 एक वैल्यू है। अब क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन करूंगी। कोफिशिएंट्स नोट करते हैं ध्यान से, कोफिशिएंट्स नोट करते हैं। ये मेरी इक्वेशन है, क्यूब वाली का 1, d क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1, d स्क्वायर का है नहीं तो 0, d का है नहीं तो 0, कांस्टेंट 1। कोफिशिएंट सबके नोट करने, चाहे वो नहीं है। अगर d क्यूब से इक्वेशन शुरू हो रही है, d स्क्वायर d के कोफिशिएंट भी होंगे, चाहे 0 लिखना पड़े। d क्यूब का 1, d स्क्वायर का 0 क्योंकि वो है नहीं, d का 0, साथ में कांस्टेंट 1 आ गया। किससे ये 0 हुआ है, -1 से, तो -1 यहाँ नोट करेंगे। -1 से 0 हुआ है ना, तो -1 यहाँ नोट करेंगे। फर्स्ट वाला सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -1, यहाँ पे -1 आएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1, यहाँ पे 1 आएगा, 0 प्लस 1 1 होता है। फिर 1 इंटू -1 हमेशा एंड में 0 बनना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है। हमेशा एंड में 0 बनना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है। ये चीज क्लियर है। ये मैंने यहाँ पे पहले हिट एंड ट्रायल लगाया और फिर उस पे सिंथेटिक डिवीजन लगा के काम किया। फर्स्ट वाला सेम नोट करते हैं, ठीक है। जो आंसर आता है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 1 -1 आ गया। इनको ऐड करो, 0 प्लस -1 अगले यहाँ क्या वैल्यू आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 1 1, इनको ऐड करा 1, आगे क्या वैल्यू आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 0 आना चाहिए। ये d क्यूब में इक्वेशन थी, अब d स्क्वायर में बन जाएगी, एक कम हो जाता है। पहले d क्यूब में इक्वेशन थी, अब d स्क्वायर में बन जाएगी, एक कम हो जाता है। अब मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और प्लस करके भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो प्लस करके भी 1 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके भी 1 आए, प्लस करके भी 1 आए, नहीं ढूंढ सकते। बताओ, अगर मैं 1 इंटू 1 करती हूँ तो उनको प्लस करके 2 आता है। ये 1 और 1 नंबर लेती हूँ तो इनको प्लस करके 2 आता है। वो कह रहे नहीं, मल्टीप्लाई करके भी 1 आए, प्लस करके भी 1 आए। तो कभी अगर हमें ऐसे नंबर नहीं मिलते तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर ये वाली इक्वेशन ना क्वाड्रेटिक ऐसे ax² + bx + c = 0, तो हमने लोअर क्लासेस में किया हुआ है x की वैल्यू -b ± b² - 4ac अपॉन 2ac निकाल सकते हैं। अगर स्प्लिटिंग से मिल जाए इजी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इसे कहते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर 2, स्प्लिटिंग से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर स्प्लिटिंग से नहीं हो रहा तो हम इस फॉर्मूला से वैल्यूज निकाल लेते हैं। क्या है फॉर्मूला, -b ± दिस, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। x² से पहले वाला कोफिशिएंट 1, d² से पहले वाला कोफिशिएंट दैट इज x² से पहले वाला कोफिशिएंट क्या होता है, a। यहाँ पे d² से पहले क्या है 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू जो x से पहले है वो b, यहाँ d से पहले -1 है, सो b इज -1, और c की वैल्यू 1। इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, ये x² में है, ये d² में। x² से पहले वाला a, d से पहले वाला a, x से पहले वाला b, तो b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1। इस फॉर्मूला में डाल दो, -b 1 + b² - 4ac अपॉन 2a। मैंने b की जगह, ध्यान से देखना, मैंने ये जो b है ना -b करा है, पहले से ही b -1 था, माइनस इंटू -1 वो +1 बन गया। 1 ± √1 - 4 अपॉन 2, दैट विल बी 1 ± √3 अपॉन 2। आंसर क्या बनेगा, 1 ± √3 आयोटा अपॉन 2। जब भी रूट के अंदर माइनस हो वो आई ले आता है,
आयोटा ले आता है। जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस हो वो आई ले आता है। ये हमें डी की वैल्यूज मिल गई। 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 एक, और एक 1 माइनस, ये प्लस माइनस लिखा है ना तो ये 2 काउंट होती है, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, और एक डी की वैल्यू यहाँ थी -1। टोटल 3 वैल्यूज चाहिए थी, डी 3 थी ना तो टोटल 3 वैल्यूज आएंगी, एक ये -1 वाली और एक ये वाली। देखो क्या बनी फाइनल वाली, ध्यान से देखना। एक डी बना मेरे पास -1, ठीक है, और एक क्या बना 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। एक बार चेक कर लेते हैं, यही थी हमारे पास, हाँ जी यही थी। अब इसको और अच्छे से लिखते हैं, अब ये फाइनल नहीं हुआ, इसको और अच्छे से लिखते हैं। ये बनेगी -1 दिस 1/2 अलग प्लस माइनस रूट 3/2 आयोटा अलग। जब भी आयोटा वाली चीज हो इनको अलग अलग करते हैं, आयोटा वालों को अलग, बिना आयोटा वालों को अलग। आयोटा वाली 2 चीजें हैं ना, आयोटा वालों को अलग, बिना आयोटा वालों को अलग। 1/2 अलग प्लस माइनस रूट 3/2 आयोटा अलग। अगर ऐसे एलसीएम में होती हैं तो ये 1/2 अलग करते हैं, रूट 3/2 आयोटा अलग करते हैं। समझ आ गई चीज, अलग कर सकते हैं। अब लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में 0 के अलावा कुछ और होता है तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या निकलता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। ये क्या है? c1 e raised to power -x, c1 e raised to power -x, -1x नहीं लिखते, -x, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। एक फॉर्मूला था, याद है आपको, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास e रेस टू पावर, ध्यान से, अगर हमारे पास, यहाँ नोट करवा रही हूं, दोबारा लर्न हो जाएगा आपको, अगर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो, ऐसा हो, तो हमारा आंसर क्या आता है? अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। अगर हमारे पास ऐसा सा वैल्यू आई डी की तो ये हमारा सोल्यूशन होता है। तो ऐसी वैल्यू आई है, अल्फा की जगह क्या है? ये हमारा क्या है? अल्फा। ये हमारा क्या है? बीटा। अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा ना, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। यहां डाल दो, क्या होगा? ये प्लस e रेस टू पावर 1/2x। ध्यान से देखो, इसका सोल्यूशन मैंने लिख दिया, अब इसका सोल्यूशन लिखना है ना। इसके लिए d की वैल्यू आई थी जो ये, उसके लिए लिख दिया c1 e रेस टू पावर -x। अब दूसरे वाले d की वैल्यू उसके लिए भी तो लिखना है, प्लस करके लिखा जाता है, e रेस टू पावर 1/2x। अब इसके लिए लिखते हैं, c1 लिखना है पर c1 ऑलरेडी यूज हो गया, तो c2 cos बीटा x, बीटा ये रहा, रूट 3/2x। फिर आगे क्या आएगा? c3 साइन रूट 3/2x। ये हमारा कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब किसकी बारी है? पर्टिकुलर इंटीग्रल की। अब किसकी बारी है? पर्टिकुलर इंटीग्रल की। 1 अपॉन जो d की वैल्यू होती है, ध्यान से, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करते हैं? 1 अपॉन जो d वाली इक्वेशन होती है, d³ + 1 अपॉन जो हमारे पास d में होता है वो लिखा जाता है, और यहाँ मल्टीप्लाई में जो राइट हैंड साइड वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई में जो राइट हैंड साइड वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू है? 3 + e रेस टू पावर -x, 3 + e रेस टू पावर -x प्लस 5 e रेस टू पावर 2x। चेक कर लेते हैं, 3 + e रेस टू पावर -x प्लस 5 e रेस टू पावर 2x। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमेशा ऐसे निकाला जाता है, 1 अपॉन d में जो चीज है वो लिखिए, और फिर जो राइट हैंड साइड वाली चीज है वो लिख दीजिए। हर क्वेश्चन में हम यहां तक सेम काम कर रहे होंगे, यहां से यू टर्न आएगा हमेशा हर क्वेश्चन में जो इस चैप्टर से होगा। अब ध्यान से समझना, ये सब क्या है? प्लस में है, तो हम लिखेंगे ध्यान से 3, ये लिखा है ना 3, सबको 1 अपॉन d³ + 1 बांटना शुरू करेंगे, d³ + 1 प्लस 1 अपॉन d³ + 1 e रेस टू पावर -x प्लस 1 अपॉन d³ + 1 5 × e रेस टू पावर 2x। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमारे पास ये 3 वैल्यूज थी, सब में अलग अलग बांट दो ये 1 अपॉन d³ + 1, पहले 3 के साथ, या फिर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप सिंपल को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 3 वाले के साथ हुआ, फिर e रेस टू पावर -x वालों के साथ हुआ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब ध्यान से, 3 के साथ e वाला कुछ है ही नहीं,
यहाँ पे एक मिनट, 3 के साथ हमारे पास e वाला कुछ है ही नहीं, है नहीं ना 3 के साथ कुछ, यहाँ पे सिंपल 3 था, e वाला कुछ है नहीं, तो मैं इसको e रेज टू पावर 0x लिख लेती हूँ। लिख सकते हैं किसी की पावर 0, आंसर 1 नहीं आना है। यहाँ पे सिंपल 3 था, है ना, मैं इसको लिख सकती हूँ 3 इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 को हम 3 इंटू 1 लिख सकते हैं और 1 को मैं e रेज टू पावर 0x लिख सकती हूँ। किसी चीज की पावर 0, आंसर 1 ही होना है। सारे एक्सपोनेंशियल में थे, इस बेचारे को क्यों एक्सपोनेंशियल से अलग करना। इसको मैंने 3 यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू ई रेज टू पावर 0x। कोई भी नंबर हो, 4 है आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू ई रेज टू पावर 0x। आपको क्वेश्चन में कभी भी ऐसे मिल जाए पर्टिकुलर इंटीग्रल में 4, 5, आप किसी के साथ भी ई रेज टू पावर 0x लिख सकते हो। ठीक है, आप करते हैं इसका सोल्यूशन आगे। अब एक्सपोनेंशियल का क्या बिहेवियर है कि जो x के साथ हो वो d के जगह डाल दो। पर्टिकुलर इंटीग्रल में e का क्या बिहेवियर है, जहां पे भी एक्सपोनेंशियल हो कैसे काम करता है कि जो x के साथ हो वो d की जगह डाल दो। तो ये 3/0 का क्यूब प्लस 1, जो एक्सपोनेंशियल के साथ हो यहाँ x के साथ हो वो d की जगह डाल दो, e रेज टू पावर 0x एज इट इज। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, प्लस e रेज टू पावर माइनस x की जगह साथ क्या है, -1, x के साथ क्या है, माइनस है ना, मतलब -1 है। तो हम यहाँ पे 1/-1 का क्यूब प्लस 1 e रेज टू पावर -x, x के साथ -1 है ना, d की जगह -1 डाल दिया, प्लस 1/d, यहाँ पे x के साथ क्या है, 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 1 5 e रेज टू पावर 2x। सिंपल सा काम। एक्सपोनेंशियल क्या करता है, जो x के साथ हो वो d की जगह डाल दो, ये एक्सपोनेंशियल का काम है। ये क्या बनेगा, ये 3 e रेज टू पावर 0x क्या हो गया, ये तो 1 ही हो गया, दैट इज 1। हमें बस ये हेल्प चाहिए थी, ये d की जगह कुछ पुट करवा दे। हमने यहाँ पे इसलिए e रेज टू पावर 0x लिखा था कि ये d की जगह कुछ पुट करवा दे, उसने करवा दिया, हमारा काम हो गया। अब मैं इसको 3, इसको 1 लिख सकती हूँ, e की पावर 0 आंसर 1 ही रहेगा, ये भी आंसर 1 बनेगा, 0 का क्यूब 0 प्लस 1, यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, 3 रह गया। आगे आ जाइए, ये -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 e रेज टू पावर -x, -1 प्लस 1 क्या बनेगा, 0, -1 प्लस 1 क्या बनेगा, 0, और यहाँ पे 1/, ये क्या बनेगा, 8 प्लस 1 9, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, आप देखो एक्सपोनेंशियल का करते करते अगर नीचे 0 आ जाए, इसे बोलते हैं केस ऑफ फेलियर। एक्सपोनेंशियल के साथ जो है ऊपर है वो हम d की जगह डाल रहे हैं और हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है ना 0, इसको बोलते हैं केस ऑफ फेलियर, इसको बोलते हैं केस ऑफ फेलियर। इसके साथ कैसे हैंडल करते हैं अभी डिस्कस करेंगे, कैसे हैंडल करते हैं अभी देखते हैं। अगर हमारे पास x के साथ जो है हमने d की जगह डाला और 0 बन गया, वो केस ऑफ फेलियर होता है। फिर क्या करते हैं, ध्यान समझना, ये 3 एज इट इज क्योंकि इसने तो कुछ नहीं किया, ये 1/9 एज इट इज क्योंकि इसने भी कुछ नहीं किया, इसने किया गड़बड़, ये केस ऑफ फेलियर लाया। आप क्या करोगे, यहाँ वापस आओगे, अगर केस ऑफ फेलियर हुआ है यहाँ वापस आओगे, जो इसकी स्टार्टिंग वाली सिचुएशन थी, पुटिंग करने से पहले जो सिचुएशन थी वहां पे आओ, डी वाली सिचुएशन में इसने केस ऑफ फेलियर लाया, हाँ तो क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले का, 1 ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव लो 3d²। अगर आपका केस ऑफ फेलियर आता है तो आपने इस नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है, 3d³ का 3d², 1 का 0, e रेज टू पावर -x, क्योंकि इसने एक बार डेरिवेटिव करवाया है तो ऊपर x आता है, क्योंकि इसने एक बार डेरिवेटिव करवाया है तो यहाँ पे इसको x का टैक्स भरना पड़ता है। अगर कभी x या जो भी एक्सपोनेंशियल के साथ हो पुट करने पे 0 आ जाता है नीचे, तो वो केस ऑफ फेलियर है। पुटिंग का इससे क्या करना पड़ता है सिचुएशन में, पहले जाओ पुटिंग से पहले वाली जगह, ये थी पुटिंग से पहले, ठीक है, नीचे वाले का डेरिवेटिव लो 3d², और यहाँ सिर्फ नीचे वाले का कुछ नहीं और छड़ा, मैंने d³ + 1 का डेरिवेटिव लिया, 3d² आ गया,
क्योंकि इसने डेरिवेटिव लिया x आएगा ऊपर, e रेज टू पावर माइनस एक्स का e रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज। अब पुटिंग करते हैं दोबारा, पहले पुटिंग पे 0 आ गया ना, अब पुटिंग करते हैं। क्या डालूंगी d की जगह? -1। d की जगह क्या डालना है यहाँ से? -1। 3 प्लस एक्स, 3 इंटू -1 का स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस एक्स 1/9 5 e रेज टू पावर 2x। अब क्या करेंगे? 3 प्लस ये क्या बनेगा? x/3 e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1/9 5 e रेज टू पावर 2x। दिस इज द हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर। ये क्या है? हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, बस क्वेश्चन कंप्लीट है, फाइनल आंसर ऐड करके लिखना है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। अगर आपके पास देखो ये वाला सेंटर वाला चल रहा था, इससे ना डिनोमिनेटर में 0 आ गया, प्रॉब्लम है, केस ऑफ फेलियर है। फिर आप पुटिंग से पहले जाओ, पुटिंग से पहले ये था, इसका डेरिवेटिव लो, ये क्या बनेगा? 3d², वो ये रहा। ये वाला चीज एक्सपोनेंशियल वाली एज इट इज आती है, क्योंकि इसने एक बार डेरिवेटिव कराया है तो यहाँ x आएगा। अब एक बार ऐसे डेरिवेटिव वाला हो गया, अब दोबारा पुटिंग करेंगे। यहाँ पे -1 है, d की जगह मैंने -1 डाला, लो जी मेरा फाइनल आंसर बन गया। कई बार एक बार केस ऑफ फेलियर आया, हम ये डेरिवेटिव लेते हैं तो दोबारा भी केस ऑफ फेलियर आ जाता है। मान लो केस ऑफ फेलियर आया, मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, लेकिन फिर से नीचे क्या बन रहा है? 0 बन रहा है, वो भी केस ऑफ फेलियर, 2 बार भी केस ऑफ फेलियर आ जाते हैं। सेम प्रोसीजर है, ये हमने डेरिवेटिव लेके निकाला था ना, इसी का दोबारा डेरिवेटिव लो। 3d² का लोगे 6d बन जाएगा। मैं आपको एक ये क्वेश्चन हो गया, अब इसका फाइनल आंसर बताती हूँ, बट ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल चुका है। लेकिन अगर मान लो किसी क्वेश्चन में दो बार केस ऑफ फेलियर आए, एक बार आ गया, डेरिवेटिव लेने के बाद दोबारा आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। आप इसका जो अभी आपने आंसर निकाला था ना, ये वाला डेरिवेटिव लेके, इसका दोबारा डेरिवेटिव लोगे नीचे वाले का, सिर्फ ये 6d बन जाएगा, e रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज, और ऊपर x², क्योंकि एक बार और डेरिवेटिव लिए, पहली बार डेरिवेटिव लिया तो ऊपर x आया था, लेकिन एक बार और मान लो अगर केस ऑफ फेलियर आ गया तो ऊपर x² बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो मान लो अगर दोबारा केस ऑफ फेलियर आता तो मैं यहाँ पे 6d लिखती, नीचे डेरिवेटिव लेके, x की जगह x² आता। एक बार डेरिवेटिव लो तो x आता है, लेकिन आप इसका दोबारा ले रहे हो तो x² आएगा, e रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज, और फिर पुटिंग करती अगर मेरा दोबारा केस ऑफ फेलियर आता तो। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा सही प्यारा सा आंसर आ गया, हमने वही फाइनल आंसर लिख लिया। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? लिखे यहाँ पे फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर बनेगा, एक सेकेंड रुकिए, ये रहा फाइनल आंसर। क्या बनेगा? y इज इक्वल्स टू, फाइनल आंसर में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e रेज टू पावर माइनस एक्स, c यहाँ पे क्या बना था? e रेज टू पावर x/2, c1 cos क्या था? √3/2 था। एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे वैल्यूज d की याद है, √3/2x प्लस c, यहाँ पे c2 था ना, c3 sin √3/2x प्लस जो अभी आंसर्स आए थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, प्लस ये हमारे फाइनल आंसर क्या आए थे? दैट इज 3 + x/3 e रेज टू पावर माइनस एक्स, प्लस फाइनल वाला क्या आया था? दैट इज हमारे पास आया था 1/9 5 e रेज टू पावर 2x। This is the final answer of this question. super easy. इस that is question में क्या क्या नया सीखा आपने? एक तो आपने DQ वाली इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी कि अगर DQ वाली हो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपने ये नया सीखा। दूसरी चीज, अगर इधर प्लस में हो तो कैसे डील करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल में अगर इधर प्लस में हो कैसे डील करना है। थर्ड चीज जो आपने सीखी इसमें, दैट इज कि अगर केस ऑफ फेलियर आ जाए, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया सिखाता है, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होना था, तो मैंने एक सेकंड क्वेश्चन ऐसा चूज किया जिसमें मैक्सिमम चीजें डिस्कस हो जाए। केस ऑफ फेलियर डिस्कस हो गया, प्लस वाली चीजें डिस्कस होगी, और बाकी सब हमें डी क्यूब वाला भी चीजें समझ आ गई, उन्हें कैसे सोल्व किया जाता है। सिंथेटिक डिवीजन में ये वाला फॉर्मूला भी आगे यूज हो सकता है। क्लियर है चीज? इसी के साथ आज की क्लास एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम कर रहे होंगे, आज की है ना राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल है, नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे कि अगर राइट हैंड साइड में साइन एक्स, कोस एक्स ऐसी चीजें हैं
तब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। स्टेप सेम रहेंगे, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन सब सेम रहेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d, यहाँ पे साइन को सब सेम रहेगा, पर इसके बाद क्या यू टर्न होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम सीख रहे होंगे। क्लियर है चीज। अब आपके लिए एक चीज कि आपने कितने अच्छे से क्लास में सुना है, मुझे बताओ कंप्लीट सोल्यूशन के लिए y इज इक्वल्स टू दो चीजें ऐड होती हैं, वो क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। कंप्लीट सोल्यूशन के लिए y इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, ये दो चीजें क्या हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फिर पता लगेगा आपने क्लास में कितने अच्छे सुना है। और जब आप लिखोगे ना कमेंट सेक्शन में आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, अरे मैंने अच्छे से क्लास सुनी है। आई होप यू लाइक दिस क्लास। नेक्स्ट पार्ट के लिए कहीं ढूंढना नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, फटाफट से वहां जाओ और नेक्स्ट पार्ट पे जाके नेक्स्ट वाला दैट इज देख सकते हो कि इनके पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकल रहे होंगे। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.